नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पीके फॉर स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि कल के एग्जाम में आपका छपने वाला है। तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही लाभदायक है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देखिएगा और क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरे क्वेश्चन को पूरा बेसिक से पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि आपको पूरी तरह से याद हो जाए। तो आप लोगों ने वीडियो को बस देखना है, आपको देखते देखते सारे क्वेश्चन याद हो जाने वाला है जो कि कल के एग्जाम में आपका छपेगा और आप अपने एग्जाम को पूरा उखाड़ के फेंक के आने वाले हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चन को समझते हैं। आज के जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्या है, सब्जेक्टिव है, जो कि आपको 40 नंबर के लिए सब्जेक्टिव एग्जाम देना है। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे क्वेश्चन कर चुके थे। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को पूरा क्लियर करेंगे जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कल के एग्जाम में आपका छपने वाला है। तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन को समझते हैं कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। क्या क्वेश्चन है पहला, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर देखिए कि राष्ट्रवाद उन्हीं लोगों को भाता है जो अपने लिए एक अस्थायी महत्वपूर्ण स्थान की बदलते हुए समाज में बनने की इच्छा रखते हैं। क्या है, राष्ट्रवाद उन्हीं लोगों को भाता है जो अपने लिए एक अस्थायी महत्वपूर्ण स्थान को बदलते हुए समाज में बनाने की इच्छा रखते हैं। याद हो गया। हम आपको क्वेश्चन को रिपीट करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से माइंड में सेट हो जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि जनमत संग्रह से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि जनमत संग्रह से क्या समझते हैं। तो यहाँ देखिए उत्तर देखिए, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोग से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। समझ में आ गया। जनमत संग्रह से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कि निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिनकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होती है, ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है। जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित होता है, दमनकारी सरकार होती है। क्या होता है, दमनकारी सरकार होती है। दोस्तों आज की जो क्वेश्चन है ना आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके कल के एग्जाम में छपने वाला है। आप लोग इसको ध्यान में रखते हुए वीडियो को देखिए, आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाने वाले हैं वीडियो को देखते देखते, ठीक है। आपको 1 घंटे की वीडियो में आपको पूरा 40 में 40 क्वेश्चन आपका फंसने वाला है, ठीक है। तो चलिए आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। उदारवाद से आप क्या उदारवाद से आपका क्या तात्पर्य या फिर उदारवाद क्या है, ठीक है। तो आइए इसका आंसर देखिए क्या है, उदारवाद क्या है। तो उदारवाद शब्द लैटिन भाषा के लीबर शब्द से निकला है। किससे, लीबर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है आजाद। जिसका अर्थ क्या होता है, आजाद। इस प्रकार उदारवाद का अर्थ हुआ व्यक्ति के लिए आजादी, कानून के समक्ष वृषभ की बराबरी, निरंकुश शासन और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति तथा संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। समझ में आ गया। उदारवाद से क्या समझते हैं। तो आप इस उत्तर को करके आएंगे तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कल्पनादर्शी यूटोपिया क्या है। कल्पनादर्शी यूटोपिया क्या है। तो आइए उत्तर को समझते हैं। उत्तर क्या है कि एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका सरकार लगभग, रुकिएगा थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक ऐसा समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका सरकार होना लगभग असंभव है, ठीक है। समझ में आ गया। कल्पनादर्श यूटोपिया क्या है, तो एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका सरकार होना लगभग असंभव है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि रूपक से आपका क्या तात्पर्य है। रूपक से आपका क्या तात्पर्य है। तो आइए उत्तर को समझते हैं कि जब किसी अमूर्त विचार जैसे स्वतंत्रता, मुक्ति, ईर्ष्या, लालच आदि को किसी व्यक्ति या किसी चीज द्वारा अंकित किया जाता है तो उसे रूपक आ जाता है। क्या होते हैं, रूपक आ जाता है। तो यहाँ पे हो गया इसका उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं कि जर्मेनियम से आप क्या समझते हैं। जर्मेनियम से आप क्या समझते हैं। जैसे फ्रांस में, उत्तर देखिएगा, जैसे फ्रांस में मेरियन एक नारी रूप था जिसे स्वतंत्रता और गणतंत्र की राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता था, उसी प्रकार जर्मेनियम भी एक नारी रूप था जिसे जर्मनी में राष्ट्र का प्रतीक माना जाता था। जनमेनिया वलुत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है क्योंकि जर्मन वलुत वरिता का प्रतीक माना जाता है। याद रहेगा। चलिए आज के जो क्वेश्चन है ना दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बार बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ें और आप अपने एग्जाम में पूरे तरह से उखाड़ के आप आ जाएं, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि, थोड़ा सा 1 मिनट,
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है कि मॉरियन से आप क्या समझते हैं। मॉरियन एक नारी रूपक है। क्या है? मॉरियन एक नारी रूपक है जिसे फ्रांस में स्वतंत्रता और गणतंत्र का प्रतीक माना गया है। मॉरियन की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहों पर लगाई गई ताकि जनता को राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। किसको? जनता को राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रही, इसलिए मॉरियन एक फिर से सुनिएगा, मॉरियन एक नारी रूपक है जिसे फ्रांस में स्वतंत्रता और गणतंत्र का प्रतीक माना गया। क्या? फ्रांस में स्वतंत्रता और गणतंत्र का प्रतीक माना गया। मॉरियन की प्रतिमाएं, मॉरियन जो थी उनकी प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहे यानी बीच चौराहे पे लगा गया ताकि जनता को राष्ट्रीय प्रतीक की याद आते रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं कि फ्रांस की क्रांति की मुख्य देन क्या है। फ्रांस की क्रांति का मुख्य देन क्या है? फ्रांस की क्रांति 1789 से 1815 के द्वारा प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के हाथ में आ गई। इस क्रांति ने यह घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वही उसकी नीतियां तय करेंगे। ठीक है, फ्रांस की क्रांति का मुख्य देन क्या है? फ्रांस की क्रांति, समझ में आ गया उत्तर? तो आप लोगों ने इस उत्तर को याद कर लेना है यानी समझ लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं कि बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? 3 कारणों का वर्णन कीजिए। इसमें 3 कारण भी पूछ लिया है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी दिया जाता है। उसी तरह से हम आपको क्वेश्चन देने का कोशिश कर रहे हैं और जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए आज की वीडियो में लेके आए हैं। चलिए आइए उत्तर समझिए कि बाल्कन प्रदेशों में अनेक जातीय समूह निवास करते हैं। याद रहेगा, बाल्कन प्रदेशों में क्या? अनेक जातीय समूह निवास करते हैं। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पे भी आ सकता है। ठीक है, कहते हैं बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य में नियंत्रण में था जो अपने पतन के कगार पे था। दूसरा देखिए पॉइंट, बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे। क्या करते थे? भारी ईर्ष्या करते थे और हर एक राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाना चाहते थे। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 देखिए कि इन सभी कारणों से बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव पनपा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं कि स्वराज से आपका क्या तात्पर्य है या फिर स्वराज क्या है। ठीक है, स्वराज एक उत्तर समझिएगा, आंसर समझिएगा। स्वराज का तात्पर्य ऐसी शासन व्यवस्था है जिसे जैसा कि स्वशासी ब्रिटिश उपनिवेश में स्थापित है। साधारण भाषा में इसका अर्थ है स्वराज। साधारण भाषा में क्या इसका अर्थ है? स्वराज है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, यातना शिविर किन्हें कहा जाता है। यातना शिविर किन्हें कहा जाता है? तो आंसर समझिएगा, एक प्रकार की जेल जिसमें कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ही लोगों को कैद में डाल दिया जाता है। इस शब्द को सुनकर गहन यातना और निर्मम अत्याचार की तस्वीरें मन में कौंध जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं कि खिलाफत आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोस्तों VVI क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन, आज के जो क्वेश्चन है हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या है? खिलाफत आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, तो आंसर समझिएगा, खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाह फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संदेश होती जाएगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 देखिए, खिलाफ के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए मार्च 1919 में मुंबई की एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। देखिए दोस्तों, हम पॉइंट वाइज इसलिए लिखे हैं ताकि आपको पॉइंट वाइज सारे पॉइंट आपके माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा करके पॉइंट वाइज में बांट दिए हैं। पॉइंट नंबर 3 देखिए कि मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जंग की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ वार्तालाप की। उस पॉइंट नंबर 4 देखिए कि सितंबर 1920 में महात्मा गांधी सहित दूसरे नेताओं ने यह बात मानने के खिलाफ
मानने की खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए, ऐसा बात हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 13 क्वेश्चन था आपका 30 नंबर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ना, ये हर एक साल ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या है, ये कब हुआ था, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में बहुत बार बताए थे कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, चलिए आते समझते हैं क्वेश्चन को। रॉलेट एक्ट के विरोध में रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी और सत्यपाल किचलू गिरफ्तार हो चुके थे। इस गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को 19 ईस्वी के वैसाखी पर्व के दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन किया गया। कहाँ, जलियांवाला बाग, अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन किया गया था। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 समझिएगा कि अमृतसर के सैनिक प्रशासन जनरल डायर ने इस सभा को अवैध घोषित कर दिया था, परंतु सभा हुई तब उसने वहां पर गोली चलवाई थी। इसमें सैकड़ों व्यक्ति मौत का शिकार हो गए थे। हो गया। पॉइंट नंबर 3 देखिएगा, इस हत्याकांड के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने एक हंटर आयोग स्थापित किया था और उस आयोग की रिपोर्ट के बाद जनरल डायर को अनेक सम्मान दिए थे। इसमें महात्मा गांधी आज सहयोगी हो गए थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाने का निश्चय किया था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटना थी। इसमें भारत भर में रोष की लहर फूट पड़ी थी। ठीक है, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था ना दोस्तों, बहुत ही भयानक हुआ था। उसमें से बहुत सारे इंडियन लोगों को अंग्रेज लोगों ने मार दिए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं कि सत्याग्रह के विचार का क्या अर्थ है। सत्याग्रह के विचार का क्या अर्थ है, महात्मा गांधी द्वारा सफलतापूर्वक चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का वर्णन कीजिए। ये सब क्वेश्चन जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को सेलेक्ट करके हम आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इन सारे क्वेश्चनों का अच्छी तरीके से रिविजन करके अपने बोर्ड एग्जाम देने के लिए जाएंगे। चलिए आते हैं इसका उत्तर को समझते हैं। सत्याग्रह दमन कार्यों के विरुद्ध जन आंदोलन का एक अहिंसावादी ढंग था। इसमें यह विचार था कि यदि उद्देश्य सत्ता है और संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है तो दमनकारी के विरुद्ध लड़ने के लिए शारीरिक बल की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऐसा गांधी जी का कहना था। गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में सत्याग्रह के तकनीकी का सफल प्रयोग किया। देखिए क्या क्या प्रयोग किया था, आइए इसको समझते हैं। 1916 ईस्वी में देखिए, 1916 ईस्वी में इन्होंने चंपारण के किसानों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया और सरकार को 1918 में चंपारण के किसानों को कल्याण के लिए एक अधिनियम पारित करना पड़ा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, 1917 में इन्होंने गुजरात में खेड़ा जिले में, कौन सा जिले में, खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। कहाँ पे, अगर पूछेगा सत्याग्रह का आंदोलन कहाँ पे शुरू किया था, 1917 में इन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले में, कहाँ पे, खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आंदोलन की आयोजन किया था। ठीक है, जिसमें इन्होंने किसानों पर लगी लगान की वसूली में ढील दी जाए आंदोलन, यानी कि किसानों पे जो कर लगाया गया था ना अंग्रेजों द्वारा, तो उसको कम करने के लिए आंदोलन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह चलाने अहमदाबाद जा पहुंचे। यानी कि 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के जो मजदूर थे उनके बीच सत्याग्रह चलाने अहमदाबाद जा पहुंचे। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और लगान गन की भुगतान अगले वर्ष तक स्थगित कर दिया गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं कि पुणे 1918 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के मिल श्रमिकों की हड़ताल में हस्तक्षेप किया था। उनके वेतन में वृद्धि करने में सहायता की जिसके लिए उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया था। ठीक है, उनके वेतन को बढ़ाने के लिए भी गांधी जी ने आंदोलन किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं कि असहयोग आंदोलन में भारतीय द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों का उल्लेख कीजिए। देखिए यहाँ पे कौन कौन सा तरीका हुआ था। देखिए यहाँ पे असहयोग आंदोलन में भारतीय द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीका, कौन कौन सा तरीका है इसको समझते हैं। ठीक है, आइए पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं।
गांधी जी असहयोग आंदोलन को योजनाबद्ध तरीके से, कौन सा योजनाबद्ध तरीके से प्रारंभ करना चाहते थे। उनका विचार था कि सर्वप्रथम सरकार द्वारा दी गई पदवियों को लौटा दिया जाए तथा इसके बाद सरकारी नौकरियों तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया जाए। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ शहरी मध्यम वर्ग के हिस्सेदारी से प्रारंभ हुआ। विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षकों ने त्यागपत्र दे दिया, वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिया तथा लोगों द्वारा चुनाव का बहिष्कार किया गया। पॉइंट नंबर 3 देखिए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों कोई पीके, थोड़ा सा रुकिएगा, शराब की दुकानों को पिकेटिंग की गई तथा विदेशी कपड़ों को की होली जलाई गई, यानी विदेशी कपड़ों की जो है उसको जला दिया गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं कि व्यापारियों ने विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। देश में खादी का प्रचलन और उत्पादन बढ़ा, यानी कि विदेशी सामान को लेने से भारतीय लोगों ने अब इनकार कर दिया और अपने देश में बने खादी वस्त्रों का सभी ने उत्पादन बढ़ा दिया। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं कि ग्रामीण इलाकों में जमींदारों को नाई धोबी सुविधाओं से वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद, फिर सुनिएगा, ग्रामीण इलाकों में जमींदारों को नाई धोबी सुविधाओं से वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। तो आइए समझते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। कब लिखा था 31 जनवरी 1930 को। ठीक है, 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने क्या लिखे, किनको लिखे, वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा था। ठीक है, उन्होंने इसमें कितने मांगों किए, 11 मांग किए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। गांधी जी ने इन मांगों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सके। आगे बढ़ते हैं, नमक कर को समाप्त करना महत्वपूर्ण मांग थी, यानी कि नमक पे जो कर लगाया गया था विदेशी जो यहाँ के अंग्रेज लोगों ने हम लोगों पे नमक कर पे जो नमक पे यानी कि नमक पर कर लगा दिया गया। ठीक है, उसको समाप्त करने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा भी निकाला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सफलतापूर्वक नमक यात्रा चलाकर व नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने अपने वैश्विक ब्रिटिश सरकार को अपनी सत्याग्रह के तरीके से जवाब दिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं कि रीट पेस्ट से आपका क्या तात्पर्य है। रीट पेस्ट से आपका क्या तात्पर्य है, तो पशुओं में फैलने वाले, ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव में भी पढ़े हैं, कई बार पढ़े हैं इस क्वेश्चन को कि रीडर पेस्ट से आपका क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो पशुओं में फैलने वाले वो एक संक्रमित बीमारी है जिसमें 1890 वहाँ पे ईस्वी में हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा था कि ये बीमारी किस ईस्वी में से फैलना स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे 1890 के दशक में हजारों में अफ्रीका के पशु मर गए थे। ठीक है, हजारों की संख्या में अफ्रीका के पशु इस बीमारी के कारण से मर गए थे, जिसमें स्थानीय लोगों की आजीविका और अर्थव्यवस्था पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा था। कौन सा बीमारी था, रीडर पेस्ट। कौन सा था, रीडर पेस्ट। कब हुआ था, 1890 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं कि गिरमिटिया मजदूर का क्या अर्थ है। देखिए गिरमिटिया मजदूर भी हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार पढ़े हैं ना, याद भी होगा सभी को। जिन बच्चों ने वीडियो देखे होंगे पीके फॉर स्टडी में, तो आप लोगों को सभी को ये सब क्वेश्चन याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को बार बार हम लोगों ने रिपीट करके पढ़े हुए हैं। तो आइए क्वेश्चन इसको सब्जेक्टिव में समझते हैं। गिरमिटिया मजदूर एक तरह के कछुआ मजदूर होते हैं। क्या होता है, कछुआ मजदूर होते हैं जो एक समझौते द्वारा मालिक रखता है जिसका एक निश्चित समय के लिए होता है, तथा एक नए देश में काम के लिए लागू होता है। ठीक है, समझ में आ गया गिरमिटिया मजदूर क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि समूह 77 यानी कि G77 से आप क्या समझते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत बार पढ़े हैं ना, याद होगा सभी को। तो आइए इसको सब्जेक्टिव टाइप में समझते हैं। 50 और 60 के दशक में, कब, 50 और 60 के दशक में विकासशील देशों को पश्चिमी देशों
की अर्थव्यवस्थाओं की तेज प्रगति से कोई लाभ नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने अपना एक नया समूह बनाया जो समूह G77 के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं कि आयात शुल्क क्या है। क्या है आयात शुल्क? क्या है किसी दूसरे देशों से आने वाली चीजों पर वसूली किया जाने वाला शुल्क या कर आयात शुल्क कहलाता है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं कि कॉर्न लॉ, कौन सा? कॉर्न लॉ। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव में पढ़े हैं। कॉर्न लॉ की समाप्ति करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के फैसले के प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, आइए इसका उत्तर को समझते हैं। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, कब? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 19वीं शताब्दी में जो कानून अपने भूस्वामियों के हितों की रक्षा के लिए पास किए उन्हें कॉर्न लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें कॉर्न लॉ कहते हैं। इन कानूनों के द्वारा विदेशों से खाद्य पदार्थों के आयात पर पाबंदी लगा दी गई। इस पाबंदी के फलस्वरूप जब ब्रिटेन में खाद्य पदार्थों के मूल्य बढ़ने लगी तो उन लोगों में हाहाकार मच गई और विवश होकर सरकार को यह कानून हटाने पड़े। इन कानूनों को हटाने की बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। इन कानून को हटाने से बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। आइए क्या क्या प्रभाव पड़ा इसको समझते हैं। खाद्य सामग्री सस्ती हो गई। क्या हुआ? खाद्य सामग्री सस्ती हो गई, जिसमें साधारण और गरीब जनता को खूब लाभ हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब बाहर से खाद्य पदार्थ सस्ते दामों में इंग्लैंड आने लगे तो वहाँ के भूस्वामी बर्बाद हो गए। क्या हो गया? वहाँ के भूस्वामी बर्बाद हो गए। बहुत सी भूमि ऊसर हो गई और खेती करने वाले बहुत से किसान बेरोजगार हो गए। अरे क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। ऐसे बहुत से गरीब लोग नौकरी की तलाश में शहरों की ओर भागने लगी, जिससे शहरों की हालत भी खराब हो गई। समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते 23 नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो आइए इसका उत्तर समझते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव। देखिए क्या क्या प्रभाव पड़ा। यहाँ देखिए, इस महामंदी 1929 से 1934 के बीच में चला था। ठीक है, 1929 से 1934 के काल में भारत के आयात और निर्यात व्यापार में कोई 50% की कमी आई। कितना? 50% की कमी आई। इस महामंदी का बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर विशेष रूप से बड़ा विनाशकारी हुआ। ठीक है, प्रभाव पड़ा। पटसन के मूल्यों में कोई 7% गिरावट आ गई। कितना? 7% गिरावट आ गई, जिससे बंगाल के पटसन उत्पादक बर्बाद हो गए और वे कर्ज के बोझ तले दब गए। आइए पॉइंट नंबर नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि छोटे छोटे किसान भी इस बर्बादी से ना बच सके। उनकी आर्थिक दशा खराब होती जा रही थी। सरकार ने उनकी भूमि कर तथा अन्य करों से कोई कमी ना की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 1930 ईस्वी में शुरू होने वाली सिविल अवज्ञा आंदोलन। कौन सा? सिविल अवज्ञा आंदोलन इस आर्थिक मंदी का सीधा परिणाम था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र अशांति का चित्र बन चुके थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं कि 16वीं सदी किस सदी में? 16वीं सदी में दुनिया पकड़ने लगी थी। इसका क्या मतलब है? व्याख्या करें। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। क्या व्याख्या इसका क्या है? संसार के विभिन्न महाद्वीपों के लोगों के बीच पारस्परिक संबंधों में वृद्धि। ठीक है, 16वीं सदी से पहले तक विभिन्न महाद्वीपों के लोगों के बीच अंतर संबंध, व्यापार और व्यवसाय का अभाव था। ठीक है, लेकिन 16वीं सदी में संसार के महाद्वीपों के बीच व्यापार, व्यवसाय, सांस्कृतिक विचार का आदान प्रदान और लोगों की आवाजाही बढ़े तो अमेरिका से एशिया होकर यूरोप और अफ्रीका तक पहुंची। कहाँ तक? अफ्रीका तक पहुंची। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं कि 25 पे देख क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए। व्याख्या करें। ठीक है, स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमला किए, इस पर व्याख्या करना है। देखिए आते हैं, स्पिनिंग जेनी मशीन ने, उत्तर को समझिएगा, स्पिनिंग जेनी मशीन ने उनकी कताई की प्रक्रिया बहुत तेजी कर दी। क्या कि उनकी कताई की जो प्रक्रिया है बहुत तेजी कर दी। स्पिनिंग जेनी मशीन एक समय में अनेक मजदूरों का कार्य लेती थी। इनके कारण मजदूरों की मांग घट गई। यानी स्पिनिंग मशीन जो था ना, तो वो बहुत सारे काम मशीन से ही हो जाता था, जिसमें कि मजदूरों की जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, बेरोजगारी की आशंका से मजदूर वर्ग, खासकर महिलाओं में नई प्रौद्योगिकी के प्रति आशंका व्याप्त थी। ठीक है,
चलिए आते हैं, इसका नेक्स्ट समझते हैं कि जब उन उद्योगों में इस मशीन का इस्तेमाल किया गया तो अनेक औरतों जो हाथों से उनकी कताई करती थी को काम से हटाना पड़ा। इसी कारण महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले किए। स्पिनिंग जेनी मशीन का महिला द्वारा विरोध काफ़ी लंबे समय तक चला, यानी उस मशीन से बहुत सारे लोगों के काम एक साथ हो जाता था जिसमें कि उतना आदमी का ज़रूरत नहीं पड़ता था। इसलिए वहाँ के औरतों ने उस मशीन को हटाने के लिए विरोध किया ताकि उन लोगों को रोजगार मिल सके और अपना घर को चला सके। ठीक है, इसलिए उन लोगों ने इस मशीनों पर हमला किया था। समझ में आ गया। आइए 26 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। सुंदर बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया। 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। आइए देखते क्वेश्चन क्या है कि सूरत पूर्व औपनिवेशिक काल का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। क्या था? सूरतपुर औपनिवेशिक काल का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था जहां से पश्चिमी एशिया के साथ होने वाला व्यापार काफ़ी समृद्ध था। तेजी से बदलती परिस्थितियों को कोलकाता और मुंबई नए औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे, जबकि सूरत जैसा विकसित केंद्र हाशिए पर पहुंच गया। ठीक है, इसके पॉइंट को समझते हैं कि 18वीं सदी के अंत तक यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी। पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों से कई तरह की रियायतें हासिल की और उसके बाद उन्होंने व्यापार पर हजारेदारी अधिकार प्राप्त कर ली। पॉइंट 2 को समझिए कि इससे सूरत व हुगली दोनों पुरानी बंदरगाह कमजोर पड़ गए। यहाँ से होने वाली निर्यात में नाटकीय कमी आ गई। नई बंदरगाह के जरिए होने वाला व्यापार यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण में था। पॉइंट नंबर 3, पुरानी बंदरगाहों की जगह नए बंदरगाहें मुंबई टू कोलकाता के बढ़ता महत्व औपनिवेशिकता सत्ता की बढ़ती ताकत का संकेत था। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए कि नए उपभोक्ता पैदा करने में विज्ञापन मदद करता है, कैसे? कारण बताइए। नए उपभोक्ता पैदा करने में विज्ञापन कैसे मदद करता है, इसका कारण पूछा है। तो इसका कारण क्या है समझते हैं कि नए उपभोक्ता पैदा करने का उत्तर समझिएगा कि नए उपभोक्ता पैदा करने का एक तरीका विज्ञापन का है। जब नई चीज़ें बनती है तो लोगों को उनको खरीदने के लिए प्रेरित भी करना पड़ता है। आज आप लोगों ने भी देखे होंगे टीवी पे कोई भी चीज़ का एड्स आता है ना, ऐड आता है, जैसे वह शैम्पू का, क्रीम का, इस सब का ऐड करता है ना, कोई भी हीरो को देता है ताकि उस पर क्योंकि जो वहाँ के जो समझ में आ गया तो कुछ उनको खरीदने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, यानी कि उसको सलाह देते हैं। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखे सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, इन लोगों ने भी टीवी पर बड़े बड़े प्रचार करते हैं ताकि उनसे लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उनके बातों पर बिलीव करें और उनके द्वारा बताए गए सामान को खरीदें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि लोगों को लगना चाहिए कि उन्हें उस उत्पाद की ज़रूरत है। जैसा कि हम जानते हैं कि विज्ञापन विभिन्न उत्पादों की ज़रूरत की वांछनीय बना लेते हैं, वे लोगों की सोच बदल देते हैं और नई ज़रूरतें पैदा कर देते हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां चारों तरफ विज्ञापन छाए हुए हैं। सही बात है, आज हम लोग जिधर भी जा रहे हैं वहां पे देखते हैं सभी चीज़ों का प्रचार हो रहा है ना, ताकि उनसे लोग जुड़े। ठीक है, अखबारों, पत्रिकाओं, दीवारों पे भी बहुत सारे प्रचार किया हुआ है। टेलीविज़न के पर्दे पर सब जगह विज्ञापन छाए हुए हैं। लेकिन अगर हम इतिहास में पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि औद्योगिकरण की शुरुआत से ही विज्ञापनों ने विभिन्न उत्पादों के बाजार को फैलाने में और एक नए उपभोक्ता संस्कृति रखने में अपनी भूमिका निभाई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विज्ञापन नए उपभोक्ता पैदा करने में विज्ञापन की काफ़ी मदद करता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं कि विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ गया, इसको समझते हैं। इसका आंसर देखिए, उत्तर जो है, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? इनके अनेक कारण इस प्रकार से हैं। समझ में आ गया। तो पॉइंट नंबर 1 देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध ब्रिटेन ऐसे उलझ गया था कि उसका ध्यान अपने बचाव में लग गया। वह अब भारत में अपने माल का निर्यात ना कर सका, जिसके कारण भारत में उद्योग को पनपने का शुभ अवसर प्राप्त हो गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 समझिए, इंग्लैंड में सरकार खाद्य निर्यात के विभिन्न
चीज़ें बनाने की बजाय सैनिक सामग्री बनाने में लग गए। इसलिए भारतीय उद्योगों को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 देखिए कि एक विशाल देसी बाजार मिलने के अतिरिक्त भारतीय उद्योगों को जब सरकार द्वारा भी अनेक चीज़ें जैसे फौज के लिए वर्दी, बूट आदि बनाने, घोड़ों के लिए अनेक प्रकार के सामान बनाने के आदि के ऑर्डर मिल गए, तो उनसे नई जान आ गई। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, भारतीय उद्योग भी प्रगति करते गया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पुराने कारखानों के साथ साथ बहुत सारे नए कारखाने खुल गए, जिससे उद्योगपतियों को ही नई मजदूरों और कार्यक्रम को भी चांद हो गई और उनके वेतन बढ़ गए, जिससे उनकी काया पलट गई। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को फंसा देखकर भारतीय नेताओं ने स्वदेशी पर अधिक बल देना शुरू कर दिया। तो भारतीय उद्योगों के लिए सोने पर सुहागा वाली बात हो गई। समझ में आ गया क्वेश्चन? जितने भी क्वेश्चन आज हम लोग देख रहे हैं ना दोस्तों, इस सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। इसलिए हम आपके लिए सारे आंसर को भी पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर को भी पढ़ रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए कि हम क्या क्या वीडियो में सुने थे। क्योंकि देखने और सुनने से आदमी को ज़्यादा याद होता है, इसलिए हम आपको आंसर भी आपके साथ साथ बोलते जा रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से माइंड में सेट हो जाए। ठीक है। रटना नहीं है, समझना है। क्या करना है? रटना नहीं है, समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की? समझ में आया? तो उत्तर समझते हैं कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में निम्नलिखित प्रकार की मदद की। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद